हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए हम ईयर 1920 में आ चुके हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था जलियांवाला मैसेक्रे 1919 तक। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं ताकि एक लाइन में आप चले रहें। ठीक है, सिंक बना रहेगा। तो चलिए जी, आज हम बात करेंगे 1920 की, जब हो रही है खिलाफत मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी साइन करी। किसके साथ की? तो तुर्की के साथ की। तुर्की के साथ जो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करी है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरेस। इसका मेन एम कहाँ पे था? इसका जो मेन एम था ट्रीटी ऑफ सेवरेस का, वो ये था कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के ऊपर कैलिफ्स की इम्पोर्टेंस है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, इनमें जो मेन टारगेट लेके चले थे ट्रीटी ऑफ सेवरेस में वो ये थी कि जो कैलिफ की पावर्स हैं, पोजीशंस हैं, उनको रिड्यूस करना मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ सेवरिस। अब इससे होना क्या था? ऑटोमन एम्पायर ऑब्वियसली उन्होंने प्रोटेक्शन पे आ जाना था। तो मूवमेंट शुरू हो जाती है एक, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बचाने का काम शुरू हो जाता है कि ये ऐसे नहीं हो सकता है। हमारी जो खलीफा है दैट इज़ सुप्रीम रिलीजियस हेड है, तो उनकी हम पावर और पोजीशन को रिड्यूस नहीं करने देंगे। बहुत सारे खिलाफत के जो लीडर्स थे वो गांधी जी के साथ भी एसोसिएशंस बनाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं खिलाफत कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। नवंबर 1919 में जब ये बात पता चल चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसी टाइम पे एसोसिएशंस बना ली थी खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस ने। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन 1919। 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी बन जाती है। कौन उसके लीडर थे? तो अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स यहाँ पे लीडर्स आ जाते हैं ऑफ खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी ने गांधी जी से पूछा था कि क्या वो इलाहाबाद की मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे ऑन जून 1920। तो 1920 में फाइनली एक अलायंस बन जाता है खिलाफत लीडर्स का और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी का फॉर्मेशन तो हो चुका है 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 1920 में एक अलायंस बन रहा है बिटवीन खिलाफत लीडर्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि खिलाफत कमेटी ने अप्रोच किया था कहीं गांधी जी को कि जो इलाहाबाद में मीटिंग होने वाली है उसको आप प्रिसाइड करें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922। बस हम 1947 की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनसीएम की, दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922। पहले तो इसकी डेट और टाइम याद रख लो। तो 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हो जाती है और एनुअल सेशन पर इनका मेन एम था जो आईएनसी में आईएनसी का होना था एट नागपुर, और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था नॉन कोऑपरेशन के ऊपर। और कौन उसको लेके आया था? तो सीआर दास साहब, दिसंबर 1920 के अंदर। तो हुआ क्या अभी तक? एनसीएम कब स्टार्ट हुई? ये 1920 में। मंथ याद रखिएगा, अगस्त। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है, तो उसके लिए आपको मंथ्स का भी पता होना चाहिए। एनसीएम का मेन एम कहाँ पे था? तो जो एनुअल सेशन होने वाला था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लोकेशन क्या थी? तो नागपुर थी। और इसके अलावा किसने ये रेजोल्यूशन लाया था? तो सी आर दास ने लाया था इन दिसंबर 1920। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एनसीएम के, ये भी आपको पता होने चाहिए। टू रिड्रेस इनजस्टिस डन टू पंजाब एंड तुर्की ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेक्रे एंड पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिस्पेक्टिवली। तो मेन एम दो कम्युनिटीज़ दिखी आपको, कौन कौन? एक तो पंजाब और दूसरा कहाँ पे दिखा? दैट इज़ तुर्की। पहले टर्की हुआ करता था, अब तुर्की ये बन चुका है ये। तो जलियांवाला बाग से जो इनजस्टिस पंजाब के लोगों को और तुर्की के लोगों को हुआ था, और साथ में जो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इम्पैक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, उसको रिड्रेस करना, जो उनको प्रॉब्लम आई थी लोगों को, उन चीज़ों को सॉल्व करना। उसके अलावा टू अटेन स्वराज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया बाय यूजिंग लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन। उसके अलावा एनसीएम का मेन फोकस था स्वराज के ऊपर। और आप देखोगे आगे चल के कि हम टारगेट रखेंगे 1930 और डेट रहेगी 26 जनवरी 1930। इसी वजह से हमारा जो रिपब्लिक डे है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन चुका था 26 नवंबर 1949, पर हमने इम्प्लीमेंट क्यों करा था 26 जनवरी को 1950 को? बिकॉज हमारा स्वराज का जो मेन एम था उसके लिए हमने ये वाली डेट जो है डिसाइड की हुई थी, इस वजह से। तो यहाँ पे बोला गया कि जो लोगों का स्वराज है लेजिटिमेट और पीसफुल मैनर से हम अटेन करेंगे, ये भी एनसीएम का एक ऑब्जेक्टिव था। फिजिकल वायलेंस वाज रिनाउंस्ड। फिजिकल वायलेंस तो बिल्कुल पूरी तरह से त्याग ही दिया गया था एज अ रॉन्गफुल एक्टिविटी, कि ये तो गलत चीज़ है अगर फोर्स का आप यूज़ कर रहे हो कोई भी चीज़ अटेन करने के लिए।
टू मोबिलाइज पीपल अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और एकता बनानी थी लोगों के बीच में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम और कास्ट रिलीजन इन सब के बेसिस के ऊपर। ये भी इनका मेन एक ऑब्जेक्टिव था। इट वॉज एम टू अवेयर द पीपल ऑफ दियर एक्सप्लॉयटेशन ऑन दियर ओन सॉइल। और एक तरह से लोगों को अवेयर भी करना था कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन हमारी ही ज़मीन पे हो रही है। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, दैट इंडिया फॉर इंडियंस। इसके बाद टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, और जो स्वदेशी मूवमेंट जो सप्रेस हो चुकी थी उसको दोबारा से रिवाइव करना था, और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना था। याद करो जब हमने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा था, तो स्वदेशी मूवमेंट में जो जितने भी फॉरेन गुड्स थे आपके, जो ब्रिटिशर्स लेके आ रहे थे, उनको एक हमने बाइकआउट किया था। अलॉन्ग विद दिस जो ब्रिटिश स्कूल हुआ करते थे, वहाँ से भी बच्चों ने क्या किया था, अपना ड्रॉप आउट कर लिया था, उन स्कूल से चले गए थे बिकॉज वो ब्रिटिश ओरिएंटेड थे। तो ये सारी चीज़ें हुई एनसीएम के ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पे, दैट ये जो मूवमेंट है ये कब होती है 1920 में, और मंथ कौन सा है, तो अगस्त है, 1 तारीख को स्टार्ट हुई। और आईएनसी का जो सेशन है वो कहाँ पे होना था, नागपुर में होना था। वहाँ पे ही ये रेजोल्यूशन लिया था सीआर दास साहब ने दिसंबर 1920 को। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, जलियांवाला बाग मैसेक्री की वजह से जो पंजाब और तुर्की के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ था उसको रिड्रेस करना था, सॉल्व करना था, और पोस्ट फर्स्ट वॉर वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट्स पड़े थे लोगों को उनको रिड्रेस करना था। स्वराज के ऊपर फोकस किया गया, लेजिटिमेट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ और पीसफुल तरीके से अटेन करना है। फिजिकल वायलेंस नहीं करनी है, यानी कि नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है, और लोगों को अवेयर करना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और कहाँ पे कर रहे हैं, अपनी ही ज़मीन पे कर रहे हैं। इसके साथ जो स्वदेशी मूवमेंट कहीं ना कहीं से प्रेस हो गई थी उसको दोबारा से रिवाइव करना था, और जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट करना था। अब मेथड्स क्या क्या है नॉन कोऑपरेशन के, तो इस मूवमेंट के अंदर पहले तो जो टाइटल्स वगैरह मिल रखे थे उनको रिनंसिएट कर दिया। याद करो जब हमने पढ़ा था अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया था, उनको जो केसर एक टाइटल मिल रखा था, आई डेंट रिमेंबर द टाइटल, एक बार चेक कर लेना उसको। टाइटल था उनको जब उन्होंने अपनी गीतांजलि लिखी थी उसके बाद दिया गया था। आई थिंक इट वाज केसर, ये हिंदी था आई थिंक, एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो मूवमेंट थी इसमें ये सारी चीज़ें त्याग दी गई कि जो भी फॉरेनर्स ने हमें टाइटल दे रखे हैं वो हम रिमूव कर देंगे। ऑनर्स हुए, और जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको हमने छोड़ दिया। वही चीज़ें हो रही हैं ब्रिटिशर्स की, जो भी ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं। लॉ, कोर्ट, रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, उनके अंडर काम कर रहे हैं, उन्होंने वो त्याग दिया, और टैक्सेस की पेमेंट देना रोक दिया। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था कि स्पिनिंग एंड वेयरिंग ऑफ खादी, खादी को प्रमोट किया हमने, ठीक है, और स्पिनिंग शुरू कर दी, चरखा चलना शुरू हुआ। बाइकॉटिंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, और जो ब्रिटिशर्स बना रहे थे कपड़े वो हमने पूरी तरह से त्याग दिए। इंडिजिनस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनते हैं जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया इन 1920, अभी भी ये सुर्खियों में बना ही रहता है। काशी विद्यापीठ 1921 में बनता है, और इसके साथ बिहार और गुजरात विद्यापीठ भी बनते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 आ गया, काशी विद्यापीठ आपका 1921 आ जाएगा। अलॉन्ग विद दिस बिहार और गुजरात में भी विद्यापीठ सेटअप करे जाते हैं। और जो बरदौली वाला एरिया था गुजरात में, उसको पहला प्लेस बनाया गया जहाँ पे टैक्सेस नहीं पे किए जा रहे थे। तो एज द फर्स्ट प्लेस वेयर टैक्सेस वुड नॉट बी पेड। याद करो बरदौली मूवमेंट जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे एक चीज़ आई थी, वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है टैक्स के नाम पे, लोग जो हैं उनकी क्रॉप प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रही और ये लोग टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो उसी वजह से बरदौली मूवमेंट को जब वल्लभ भाई पटेल जी ने चेक ऑन किया था तो उन वहाँ की जो लेडीज़ थी, ग्रुप्स थे, उन्होंने उनको टाइटल दे दिया था सरदार जी का। तो इसी वजह से बरदौली के ऊपर फोकस किया कि टैक्सेस जो है वो यहाँ पे नहीं पे किए जाएंगे। मैनी लॉयर्स इंक्लूडिंग चितरंजन दास, बहुत सारे लॉयर्स आए जिनको आप देशबंधु नाम से भी जानते हो, चितरंजन दास जी का ही नाम था वो। मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलियो, सी गोपाला राजा गोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, टी प्रकाशम एंड असफ अली, तो इन सब ने क्या किया, अपनी अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। तिलक स्वराज फंड एस्टेब्लिश कर दिया गया ताकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है उसको पैसा दिया जा सके, फंडिंग उसकी चलती रहे। 17 नवंबर 1921 में आए, बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन करी गई। प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं इंडिया, तो
उनके वेलकम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे ग्रीटिंग्स करी गई। पर तो ये जो मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ये फेल हो जाती है नॉन वायलेंट रहने से। डिसाइड हुआ था कि कोई फिजिकल वायलेंस नहीं होगा, पर यहाँ पे हो ही जाता है। ऐसा नहीं हो पाया कि वायलेंस नहीं हुआ, तो दिस मूवमेंट फेल टू रिमेन नॉन वायलेंट। क्यों? दो इंसिडेंट हुए, एक तो मप्पिला रिवेलियन हुआ, दूसरा चौरी चौरा हुआ। मप्पिला रिवेलियन और चौरी चौरा हम पढ़ चुके हैं कि 1857 के बाद के जो रिवोल्ट्स थे, याद होगा अगर आपको। तो मप्पिला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, रिवेलियन कहाँ पे हुआ? ये मालाबार क्षेत्र वाले में, केरला वाले पार्ट में। यहाँ पे मप्पिला रेबेलियन आपको देखने को मिलेगा। और साथ में हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट यूपी वाले हिस्से में। चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ 1922 के अंदर, तो कांग्रेस मेंबर थे और खिलाफत के लीडर थे। और डेट थी आपकी 5 Feb 1922, और लोकेशन है चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। अब क्या हुआ, पुलिस ने वहाँ पे, अब ये तो पीसफुल तरीके से ही करने की ट्राई कर रहे थे, अपना जो भी डिमांड्स थी उनको आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर पुलिस ने क्या किया, ओपन फायरिंग शुरू कर दी ऑन द गैदरिंग ऑफ पीपल। जो भी ये लीडर्स थे, जो इनके साथ लोग थे, उनके ऊपर ओपन फायरिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। और रिटेलिएशन, उनकी बदला लेने की, रिवेंज की भावना से क्या हुआ कि कुछ सेक्शन ऑफ क्राउड था, उन्होंने पुलिसमैन के ऊपर ही अटैक कर दिया और पुलिस स्टेशन को लगा दी आग। ठीक है, और जब आग लगाई तो वहाँ पे लगभग 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गई थी। तो रीजंस क्या क्या रहे फेलियर के? एक तो रहा मप्पिला रिबेलियन जो कि मालाबार वाले हिस्से में हुआ, दूसरा चौरी चौरा वाला विच टुक प्लेस एट यूपी। यूपी में तो क्या ही हुआ कि पुलिसमैन ने पहले उनके ऊपर ओपन फायरिंग करी, वो गलती तो नहीं देखी गई, बट जब यहाँ से क्राउड ऑफ सेक्शन मूव किया टुवर्ड द पुलिस स्टेशन, उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी, जिस वजह से 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है, जिस वजह से ये नॉन कोऑपरेशन पूरी तरह से वीक हो जाता है। अब आया विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विड्रॉल मतलब अब पीछे हटना पड़ेगा, आपने ये जो मूवमेंट चलाई थी इसको रोकना पड़ेगा। कैसे? गांधी जी गॉट डिस्टर्ब बाय विटनेसिंग द कम्युनल डिसहार्मनी एंड इंस्टेंस ऑफ वायलेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखो नीचे साउथ में मप्पिला रिवेलियन चल पड़ा, यहाँ चौरी चौरा वाला इंसिडेंस हो गया, तो गांधी जी कहीं ना कहीं बड़े डिसअपॉइंटेड हुए कि कम्युनल डिसहार्मनी होगी। ठीक है, हमने सोचा था हार्मनी तरीके से अपनी डिमांड्स को आगे प्लेस करेंगे, जो हमारा स्वराज है उसको हम अटेन करेंगे, पर यहाँ पे डिसहार्मनी की वजह से और ये जो वायलेंस के इंस्टेंसेस हुए, इस वजह से गांधी जी गॉट डिस्टर्ब। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने अनाउंस कर दिया विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, टर्मिंग इट एज द हिमालयन मिसकैलकुलेशन। अब गांधी जी ने तो बोल दिया कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको हम विड्रॉ करते हैं, हमें ये मूवमेंट नहीं करेंगे। अब सोचो, लोगों में तो एजिटेशन आनी ही थी, बच्चों ने जहाँ स्कूल छोड़ दिए हैं, राइट, बाइकआउट कर दिया है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को, अलॉन्ग विद जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनको भी हमने बाइकआउट करना है, तो लोगों में और ज़्यादा यहाँ पे एजिटेशन अभी आनी थी। खैर वो पॉलिटिकल सिनारियो हो गया, उस पर नहीं हम जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिमालयन मिसकैलकुलेशन का नाम दे दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, कि मिसकैलकुलेशन होगी, अपने से पता नहीं चल पाया कि ये भी सर्कमस्टांसेस बन सकते थे कि अगर वहाँ से फायरिंग होगी तो हमारा क्राउड जो होगा वो भी कहीं ना कहीं अटैक कर सकता है। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने बरदौली रेजोल्यूशन पास कर दिया। बरदौली अगेन गुजरात वाला जो एरिया है उसके नाम पे, बरदौली रेजोल्यूशन ऑन 12 Feb 1922, ताकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको ऑफिशियली विदड्रॉ किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली किस रेजोल्यूशन के तहत हमने रिमूव किया था, तो नाम याद होगा, बरदौली रेजोल्यूशन 12 Feb 1922। अब जो डिसीजन था गांधी का, दैट टू ड्रू शार्प रिएक्शन फ्रॉम सुभाष चंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू। अब देखा, आ गया ना वही चीज़, अभी बोला मैंने ऊपर कि गांधी जी ने तो बोल दिया कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, गांधी जी ने तो बोल दिया कि डिसहार्मनी आ गई है, गांधी जी ने तो बोल दिया कि नॉन वायलेंस हो गया, सॉरी वायलेंस हो गया। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, इतनी जनता आपके पीछे थी, तो इस डिसीजन से कहीं ना कहीं बहुत शार्प रिएक्शन देखने को मिलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से, जिनके, सुनिए, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी, उस दिन हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं, पराक्रम दिवस, ये भी आप याद रखोगे, पराक्रम दिवस। और साथ में जवाहरलाल नेहरू, इनकी तरफ से बहुत शार्प रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब एक महीने के बाद 10 मार्च 1922 गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और 6 साल के लिए इम्प्रीजनमेंट की सज़ा दे दी जाती है, यानी कि जेल में उनको रख दिया जाता है ना। सिग्निफिकेंस भी तो हुए कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। तो एक तो यूनिटी तो आई, ठीक है, बहुत सारे, कोई कास्ट नहीं देखा गया, कोई रिलीजन नहीं देखा गया, लोग आए, खिलाफत मूवमेंट से भी हैं, आईएनसी से भी हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो नेशन वाइड पार्टिसिपेशन देखने को मिली, मास यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यूनिटी हुई। अब ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लेम गांधी जी पे ही डाल देंगे, यहाँ पे यूनिटी जो आई वो एक डिफरेंट लेवल पे आ रखी थी। पीजेंट्स, जहाँ पे हमने पहले पीजेंट रिवोल्ट पढ़े, अलग अलग से पढ़े यार,
हर एक पीजेंट का जो ग्रुप है वो अलग तरीके से लड़ रहा है, बंगाल में अलग जगह पे लड़ रहा है, अपने मध्य प्रदेश में अलग तरीके से लड़ रहा है, गुजरात में अलग तरीके से लड़ रहा है। पर अब क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, एकता आ चुकी है सबके बीच में। आर्टिशंस हैं, लेबरर्स हैं, स्टूडेंट, रूरल, अर्बन पॉपुलेशन, कोई यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते। हम मासिस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यूनिटी में आ चुके हैं। हिंदू और मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल रही है और स्ट्रेंथन हो रही है। और विमेन विमेन ने भी क्या किया, दे वर ड्रॉन इन टू द मूवमेंट। पहले विमेन का उतना ज़्यादा रोल नहीं मिलेगा, जिनका मिल रहा था उनके हमने नाम याद किए, पर अब यहाँ पे एक्टिव हैंड मिलेगा विमेन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एनसीएम में हुई। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कर ही लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अब जैसे ही 6 साल की सज़ा हुई थी गांधी जी को 1922 में, 6 साल के लिए इम्प्रीजनमेंट दे दिया, पर रिलीज़ करना पड़ गया 1924 में। गांधी जी जो थे वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लेके कौन आया था, तो कांग्रेस ही लेके आई थी। और कांग्रेस में भी कौन लीडर हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल साहब, सी राजा गोपालचरी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन पे फर्स्ट सिग्नेचर भी करने वाले हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था इसको कौन लेके आया है, कांग्रेस के लीडर्स लेके आए हैं। नाम याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ईयर है 1924, ईयर भी याद रखोगे आप। इनका मानना था कि स्पिनिंग खादी यानी कि स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना वुड मेक द पुअर सेल्फ डिपेंडेंट। अगर खादी को स्पिन करना शुरू करेंगे तो ये हर एक लोकल पर्सन के पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनको सेल्फ रिलायंट मिल जाएगी चीज़ें। आज हम देखते हैं ना सेल्फ रिलायंट भारत, तो उस टाइम से ये अप्रोच चलती आ रही है। ये एक तो ये बिलीव था। दूसरा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी इससे इंक्रीज़ करेगी। और जितने भी इंडिया की स्पिनर एसोसिएशन थी वो सेटअप हो जाती है 1925। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन थी वो कौन से ईयर में आई थी, तो इट केम इन 1925, याद रखिएगा इसको। इसके बाद एक गांधी जी ने एक और बोर्ड भी एस्टेब्लिश कर लिया था 1925 से ही पहले, ऑल इंडिया खादी बोर्ड। तो बोर्ड तो 1923 में आया था, पर जो एसोसिएशन आई प्रॉपर तरीके से वो आई आपके ईयर 1925 में। अब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, तो एक तो चरखा बहुत पॉपुलर हुआ उस टाइम पे, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आपको मिलेगी, अनटचेबिलिटी, यहाँ पे फाइट होगी अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। लोग अब ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे कास्ट ग्रेड के ऊपर। और वीमेन को एम्पावर किया हमने, नेशनल स्कूल एस्टेब्लिश हुए, ऊपर हमने देखी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। और इसके बाद जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, उसके अगेंस्ट कैंपेन चल पड़ती हैं। और हरिजन नया शब्द आता है, हरिजन बोलते थे ना हम कि शुरू में हमने देखा कि जो मुख से पैदा हुए ब्राह्मण हैं, देन क्षत्रिय आए, वैश्य आए, और जो पैरों से इमर्ज हुए उनको शूद्र बोल दिया। तो गांधी जी ने यहाँ पे आइडियोलॉजी बदल दी कि अगर हरि के चरणों से आए हैं तब तो इनकी पूजा होनी चाहिए, दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और नाम दे दिया हरिजन। और इन्होंने एक जनरल भी शुरू कर दिया, दैट इज़ नेम्ड एज हरिजन। ये ईयर 1933 में शुरू किया था। और कहाँ से किया था, तो पुणे की जेल में थे ये उस टाइम पे, येरावाड़ा जेल। येरावाड़ा जेल से इन्होंने ये जो जर्नल था हरिजन, ये शुरू कर दिया था। गांधी जी ने एक हरिजन सेवक संघ भी ऑर्गेनाइज करा, ताकि जो ये इम्प्योरिटी हमारी सोसाइटी के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस को लेके इमर्ज कर रही थी उसको रिड्यूस करा जा सके और एंड में ख़त्म किया जा सके। और हरिजन मूवमेंट भी इन्होंने शुरू करी, जिसमें हरिजन सेवक उनको मोबिलाइज करा गया फॉर द कॉज ऑफ दलित, की दलित लोगों के लिए आप आगे आएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर रहा हमारा। अब हम चलेंगे टुवर्ड 18th चैप्टर, और वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 more चैप्टर्स, और उसके बाद अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। पूरी डिटेल में हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इतनी डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने पढ़ी होगी अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री, बट एनीवेज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो कल को आपसे अब कोई भी क्वेश्चन बनता है, यू वुड बी प्रोबेबली एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। अब ग्रेट लीप फॉर इंडिपेंडेंस, दैट इज गोइंग टू बी आवर चैप्टर नंबर 18, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग। टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो।